हे गाइस, कैसे हैं सब? आई होप ऑल आर वेल। टुडे इन दिस वीडियो हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉर का नाम सुन के न्यूज चैनल और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है कि वॉर हो रही है। एक टॉपिक मिल जाता है, एक अलग ही लेवल का एड्रेनलिन रश होता है जो नॉर्मल वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स या न्यूज चैनल देखने पर नहीं आता। लेकिन जो लोग वॉर की एक्चुअल सिचुएशन को जानते हैं, जिनके अपने वॉर जोन में होते हैं, उनको वॉर के नाम से एक्साइटमेंट फील नहीं होता, बल्कि उनको डर लगता है। इस चीज का वो लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिनके अपने भाई, फादर या बेटे जब गलवान रीजन में थे, जब वॉर जैसी सिचुएशन थी। देखिए, दुनिया की कोई कंट्री नहीं चाहती कि उसको कभी भी वॉर का मुंह देखना पड़े। इनफैक्ट इस समय रशिया अटैक कर रहा है और ये बात उसको भी बहुत अच्छे से पता है कि वॉर से कंट्री अपने आप को रिस्क में डाल देती है, भले ही वो कितनी बड़ी सुपर पावर हो। तो फिर क्या मजबूरी हुई कि रशिया को यूक्रेन पर अटैक करना? देखिए, यदि आपने सुना होगा कि रशिया ने कुछ शर्तें रखी है। यदि वो शर्तें मान ली होती तो वह एश्योर कर रहा था कि वो अटैक नहीं करेगा। और यदि आप उन शर्तों को ध्यान से देखोगे तो वो शर्तों में नेटो और यूएसए से डिमांड कर रहा था, यूक्रेन से नहीं। तो फिर ऐसा क्या रीजन होगा कि यूक्रेन पर अटैक हो रहा है? देखिए, इस पूरी सिचुएशन में यूक्रेन एक मोहरा बना है, और वो मोहरा क्यों बना, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, एक समय था जब यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था, और उस समय रशिया नहीं, यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीजन हुआ, कई सारे छोटे छोटे देश बने, उनमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन का सेपरेशन रशिया के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था, और सेपरेशन भले ही हो गया, चलता वो रशिया के अकॉर्डिंग ही था। देखिए, पुतिन हमेशा से कहते आए हैं कि यूक्रेन और रशिया अलग नहीं है, दोनों सेम कल्चर और हिस्ट्री शेयर करते हैं। इनफैक्ट 2021 में पुतिन ने एक नोट भी लिखा था जिसमें उन्होंने यूक्रेन और रशिया के रिलेशन के ऊपर काफी कुछ लिखा था कि कैसे वो दोनों सेम कल्चर और हिस्ट्री शेयर करते हैं। यूक्रेन और रशिया के रिलेशंस ऐसे थे कि एनपीटी के तहत यूक्रेन अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया को देकर आ गया था। यदि आज वो बॉम्ब होते तो सिनेरियो एकदम अलग ही होता। यूक्रेन की आबादी में लगभग 30% लोग रशियन है, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और रशिया का सपोर्ट करते हैं। ईस्टर्न यूक्रेन वो पार्ट है जो रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। देखिए, 2014 से पहले रशिया की यूक्रेन से काफी अच्छे रिलेशंस थे, और वो इसलिए थे क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो सरकार थी वो रशिया की कठपुतली सरकार थी और रशिया के अकॉर्डिंग चलती थी। यूएस और यूरोप में इतना दम नहीं था कि वो यूक्रेन को बहका ले। तो फिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि रशिया अपने अकॉर्डिंग यूक्रेन को चला नहीं पाया और यूक्रेन यूएस और यूरोप की इन्फ्लुएंस में आ गया। देखिए, यूक्रेन के अंदर भी दो ग्रुप हैं, एक वो जो रशियन बोलते हैं, प्रो रशियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे हैं नेटिव यूक्रेनियंस। इनका झुकाव यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा है, और ये लोग बीच बीच में आवाज भी उठाते हैं कि जो सरकार है वो प्रो रशियन है और इससे रशियन पॉपुलेशन को ज्यादा फायदा होता है। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर विक्टर थे। इनको कहा जाता है कि ये प्रो रशियन थे। इनको यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में बुलाया गया जहां इनको यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर हुआ, जिसको ये मना करके चले गए। इस वजह से इनके खिलाफ यूक्रेन में जमकर प्रोटेस्ट हुए। ये जो प्रोटेस्ट थे ये नवंबर 2013 से फरवरी 2014 तक चले। ये प्रोटेस्ट इस लेवल के थे कि मिस्टर विक्टर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, और बाद में रशिया में इन्होंने जाकर शरण ली। इस इंसिडेंट के बाद जितने भी प्रेसिडेंट थे वो ये समझ चुके थे कि यदि रशिया की जी हजूरी ज्यादा की तो खुद का पावर में रहना मुश्किल हो जाए। अब भारत में कोई सरकार बने और वो पाकिस्तान का महिमा मंडन करने लगे तो वो सरकार कितने दिन चलेगी? अब यहाँ से यूक्रेन के पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये कि रशिया की परछाई में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहने दे, और दूसरा ये था कि अपने आप को यूरोपियन कंट्रीज के साथ में इंक्लाइन करे। अब यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टीज ये अच्छे से समझ पा रही थी कि उनके देश की मेजोरिटी क्या चाहती है, इसलिए 2014 के बाद उनका झुकाव रशिया के बजाय यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा होने लगा, और ये बात रशिया को अच्छी नहीं लगी। रशिया नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, पूरे यूरोप में 30% नेचुरल गैस अकेला रशिया देता है। नेचुरल गैस की सप्लाई पाइपलाइंस के थ्रू की जाती है, और जिन कंट्रीज के थ्रू ये निकलती है उन कंट्रीज को उसका रेंट देना होता है। इन पाइपलाइंस के इंपोर्टेंट रूट्स यूक्रेन से भी निकलते थे। 2013 तक यूक्रेन रशिया के अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन 2013 के बाद यूक्रेन ने पर ईयर $33 बिलियन रशिया से मांगना शुरू कर दिया। 2014 तक यूक्रेन रशिया का इकोनॉमिक पार्टनर था, लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई थी। डे बाय डे यूक्रेन का यूरोपियन कंट्रीज के साथ जुड़ना रशिया को अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट रशिया चाहता था कि यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करे, लेकिन इसके लिए भी यूक्रेन ने मना कर दिया था, और रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब यूक्रेन ने सीरियस इंटरेस्ट दिखाया नेटो मेंबर बनने के लिए। देखिए, नेटो मींस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1949 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद बनाया गया। देखिए, वैसे तो ये भी एक टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी, और उस ट्रीटी में ये था कि यदि एक देश पर हमला हुआ तो फिर सब पर माना जाएगा, फिर सभी देश एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगे। लेकिन ये बात सबको पता है कि यूएस और यूरोपियन देशों ने इसे यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था, ताकि यूएसएसआर छोटी छोटी कंट्रीज पर अपना कंट्रोल न करे। लेकिन जब ये बना था तब 11 कंट्रीज इसकी मेंबर थी, लेकिन आज के डेट में 30 कंट्रीज इसकी मेंबर है। देखिए, जब तक नेटो वेस्ट यूरोप में अपने मेंबर बढ़ा रहा था तब तक रशिया चुप था, लेकिन रशिया को प्रॉब्लम इस बात से स्टार्ट हुई कि यूएसए की स्ट्रेटेजी के तहत ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना रहा है। एक तो एंटी नेशन कंपनी का ग्रुप बड़ा हो रहा है, दूसरे रशिया के बॉर्डर पर यूएस मिलिट्री और मिसाइल्स पहुंच रही हैं।
एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, ये सब बॉर्डर के पास की कंट्रीज हैं। और यदि यूक्रेन भी इसका मेंबर बन गया तो फिर यूएस चाहे तो वो 1 से 2 मिनट में वहां से अटैक लॉन्च कर पाएगा रशिया के खिलाफ। देखिए, जो कंट्रीज रशिया के बॉर्डर के पास रहती है ये उनको अपना मेंबर बनाते हैं, भले ही वो कंट्री कितनी भी छोटी हो, भले ही वो कंट्री नेटो की गाइडलाइंस को फॉलो कर भी पाए या नहीं। अब यूक्रेन है, यूक्रेन तो एलिजिबल ही नहीं है नेटो मेंबर बनने के लिए। नेटो की गाइडलाइंस ये कहती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, लेकिन ये यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने के लिए रेडी है। अभी कुछ ही दिनों पहले बाइडेन बोल रहे थे कि वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अपनी फोर्सेस भेजेंगे ताकि रशिया छोटे छोटे देशों पर अपना कंट्रोल न कर ले। सच में इन्हें यदि छोटे देशों की इतनी चिंता होती तो अफगानिस्तान को रातों रात छोड़कर भाग नहीं आए होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि इनके बॉर्डर पर मिलिट्री बेसिस बन भी गया तो कौन सा बड़ा इशू हो गया कि वॉर होने लगी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब मान लीजिए यदि यूएसए और रशिया में कभी लड़ाई होने लगी तो रशिया जब तक 1 मिसाइल भेजेगा यूएसए पर, तब तक यूएसए 10 मिसाइल भेज चुका होगा, भले ही उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल रहेगा रशिया डिसएडवांटेज में। अब रशिया मैक्सिको, क्यूबा, कनाडा के साथ में एक ट्रीटी साइन करने लगे और यूएसए के बॉर्डर के पास जाकर मिलिट्री बेसिस बनाने लगे तो यूएसए चुप नहीं बैठेगा। और ये बात रशिया ने भी बोली है कि अग्रेशन आप लोग दिखा रहे हो, आप क्यों हमारे फ्रेंडली कंट्रीज को हमारे अगेंस्ट कर रहे हो, आप क्यों हमारे बॉर्डर पर नेटो का बहाना करके मिलिट्री और मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहे हो। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है। देखिए, यूएसए ने काफी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखी है यूरोप में और ये बात सबको पता है कि ये रशिया को काउंटर करने के लिए। अब रशिया किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो मेंबर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। यूक्रेन नेटो का मेंबर इसलिए बनना चाहता है ताकि वो सिक्योर हो सके। और नेटो कंट्रीज के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि यदि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो उससे यूक्रेन और जो रशिया की बॉर्डर्स है वो एक्सपोज हो जाएंगी और फिर रशिया के बॉर्डर पर नेटो फोर्सेस जाकर बैठेंगी और नेटो फोर्सेस तब तक वहां नहीं बैठ सकती जब तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन जाता। अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो रशिया काफी टाइम से यूएसए और नेटो दोनों को ये चीज हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम आपके आसपास नहीं आ रहे हैं तो आप क्यों हमारे आसपास फोर्सेस बढ़ा रहे हो। 14 जनवरी को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला भी था कि अब रशिया इंडेफिनिटली वेट नहीं करता रहेगा इन चीजों के लिए। देखिए, रशिया ने कुछ डिमांड्स रखी थी और बोला था कि यदि डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तो वो अटैक नहीं करेगा। और यदि आप उन डिमांड्स को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है, जो असली लड़ाई की वजह है वो रशिया और यूएसए ही है। देखिए, पहली डिमांड ये थी कि नेटो जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटीज ईस्टर्न यूरोप में कर रहा है उनको बंद कर दे और नेटो फोर्सेस को पोलैंड और बाल्टिक देशों से हटा ले। दूसरी डिमांड ये थी कि रिटर्न में दे कि यूक्रेन कभी भी नेटो मेंबर नहीं बनेगा। और तीसरी डिमांड ये थी कि यूएसए की जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूरोप में है उन सभी को डिसआर्म करे। हालांकि यूएस बहुत कंसर्न है पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी को लेकर, लेकिन जब उसके खुद के फायदे की बात आई तो वो पीछे नहीं हटा और डिमांड्स को मना कर दिया। लेकिन यूएस का इतिहास रहा है कि फुल सिक्योरिटी का एश्योरेंस देने के बाद जब देश बर्बादी पर आने लगता है तो वो उसे छोड़कर भाग जाता है। देखिए, आज यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है उसका जितना जिम्मेदार रशिया है उतना ही जिम्मेदार यूएसए भी है। इन दोनों देशों की आपसी दुश्मनी के चक्कर में लाखों लोगों की जानें गई हैं और अभी भी जा रही है। देखिए, रशिया ने कहा भी है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, सिर्फ डीमिलिटराइजेशन किया जा रहा है। जैसे ही वहां की सरकार हमारे कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर जो ये डर है कि जो यूक्रेन है वो नेटो मेंबर बन जाएगा, ये डर भी खत्म हो जाएगा। देखिए, इस पूरी सिचुएशन में हर कोई कह रहा है कि यूएस को बीच में आना चाहिए मदद के लिए। बाइडेन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बाइडेन बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है। देखिए, वो वीक प्रेसिडेंट नहीं है, वो बहुत ही तेज प्रेसिडेंट है। जब वो बिना एक गोली चलाए इतना नुकसान करवा सकते हैं रशिया का, उनकी फ्रेंडली कंट्री में वॉर करवा सकते हैं, तो फिर वो क्यों बीच में आएंगे। भले ही रशिया कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, लेकिन यूक्रेन के लोग भी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम भागेंगे, और इस सब में रशिया के भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज, यूएस पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को लेकर सैंक्शन लगवा रहा है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि स्विफ्ट बैन लगाइए, लेकिन स्विफ्ट बैन पर भी इन लोगों ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि 30% नेचुरल गैस अकेले रशिया से आती है और यदि स्विफ्ट बैन लग जाएगा तो इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। लोगों को रशिया के साथ साथ यूएस से भी पूछना चाहिए कि जब आपको पता था कि रशिया एक एग्रेसर है तो आप क्यों उनका एग्रेशन टेस्ट कर रहे थे। ये जो ह्यूमैनिटी का पार्ट आप दुनिया को पढ़ाते हो, उसी ह्यूमैनिटी के लिए यदि थोड़ा नुकसान आप भी उठा लेते तो जो लोग हैं वो अपने परिवार वालों को मरता हो नहीं देते। यदि आपके परिवार से कोई होता तो आप ईगो को साइड में रखे नॉर्मल बातचीत से इस बात का हल निकाल दें, लेकिन ये ईगो की लड़ाई आप तभी लड़ते हो जब दूसरों की जान दांव पड़े। यूएसए लगातार इंडिया पर प्रेशर बना रहा है कि आप रशिया के खिलाफ बयान दो। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वो यूएसए के हिसाब से चलकर अपना नुकसान कराने वालों में से नहीं है। आप देख लेना, इंडिया रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत बयान आते रहेंगे, जैसे वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति से इस बात का हल निकालना चाहिए, लेकिन जो रशिया कर रहा है उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा इंडिया, और उसको क्रिटिसाइज ना करना ही उसका सपोर्ट करना है। और यदि इंडिया रशिया के खिलाफ चला भी गया तो उससे वॉर नहीं रुकेगी। हाँ, चाइना, पाकिस्तान और रशिया कर ही पाएंगे। इंडिया को भी जरूरत है यूक्रेन की न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे, कश्मीर के टाइम पे, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के टाइम पे, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के टाइम पे,
उन हथियारों का इस्तेमाल करके इंडिया में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सभी मौकों पर यूक्रेन इंडिया के अपोजिट था, लेकिन इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया की भी मजबूरी है। देखिए, देशों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जो ताकतवर है वो कमजोरों को चुप कराएगा, ये वॉर खत्म हो जाएगा, लीडर्स फिर से हाथ मिला लेंगे, लेकिन जिनके परिवारों के लोग गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।